हेलो फ्रेंड्स। मेंटल हेल्थ की सीरीज में हमने डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी और अब हम धीरे धीरे स्किज़ोफ्रेनिया को समझने का प्रयास करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया की जब बात होती है, हालांकि ये बहुत ही रेयर डिजीज है इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। स्किज़ोफ्रेनिया में व्यक्ति एक डिल्यूजन के स्टेट में होता है। डिल्यूजन से मतलब है भ्रम की स्थिति होना। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी चीज के बारे में, मान लीजिए किसी इवेंट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में जब वो सोच रहा होता है तो वो अंदर ही अंदर अपने मस्तिष्क में बोल रहा होता है। विचारों का यही तो मतलब है कि एक तो है वर्बली किसी से बातचीत करना, दूसरा ये है कि आप अपने कमरे में बैठे हैं, आप किसी बात पर चिंतन कर रहे हैं, तो आप अपने मानसिक स्तर पर विचारों को सोच रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोचते सोचते आप मौखिक स्तर पर भी बोलने लगते हैं। आप अकेले बैठे ऐसे से ऐसा होगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, ये हो सकता है, या ये पढ़ाने में मैं इतने पार्ट्स ऐसे ऐसे देखूंगा। तो हम कभी कभी अकेले में भी अपने हैंड मूवमेंट्स करते हैं, अलग अलग जेस्चर्स बनाते हैं, या फिर खुद से ही बात करते हैं जनरली। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन के टेंडेंसीज हैं, यहाँ तक मामला ठीक है। लेकिन जब ये चीज अनकंट्रोल्ड हो जाए तब फिर ये मेंटल हेल्थ डिजीज हो जाता है। तब ये एक डिजीज का रूप ले लेता है जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। अगर आप अकेले में बैठ कर के बात कर रहे हैं और कंट्रोल्ड वे में बात कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाए और ये आपके कंट्रोल में ही ना रहे, आप बस बड़बड़ाते रहें, बात करते रहें, इवन आप कभी कभी देखेंगे रोड में भी कि लोग गाड़ी चलाते हुए भी कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं, कुछ बुदबुदा रहे होते हैं, या वो खुद से बात कर रहे होते हैं। तो जब ये एक अनकंट्रोल्ड स्टेट में आ जाएगा तो ये स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड स्टेट से भी आगे एक डिल्यूजनल वर्ल्ड हो गया, उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को सरवाइव करने लगते हैं। और जब आप एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या जो आपकी बेसिक लाइफ है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो जब आप डे टू डे लाइफ के रिक्वायरमेंट से बाहर होने लगेंगे तब आपको किसी न किसी मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ने लगेगी। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जिस व्यक्ति को हो गया उस व्यक्ति को वापस लाने में या तो बहुत ज्यादा मशक्कत लगती है या शायद आप उसको वापस ना ला पाए। स्किज़ोफ्रेनिया लाइफ टाइम होने वाली एक क्रॉनिक ब्रेन डिजीज है जिसको आपको, जो जब तक वो डिजीज रहेगी आपको अपने आप को मेडिकेशंस पे रखना होगा। ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति शुगर की दवा लेता है ना, डायबिटीज की गोली लेता है, कोई बीपी की गोली लेता है, या कोई थायराइड की गोली लेता है, ये एक बार शुरू हो गई तो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। ठीक उसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया जैसी डिजीज अगर आपको हो जाए तो आपको जो दवाइयां हैं वो लगातार लेते रहना होता है। तो ये एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है जो आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को और आपके बिहेवियर तीनों को एक साथ इम्पैक्ट करता है। मेरे पहले के भी कुछ सेशंस पड़े हुए हैं, अगर आप उन्हें देखें तो आप समझ लेंगे कि थॉट्स कैसे काम करता है, इमोशन कैसे काम करता है और उससे बिहेवियर कैसे बनता है। तो जब भी थॉट्स और इमोशंस की बात होती है तो आपको ठीक से समझना होगा कि आप अपने थॉट्स को ठीक करें। प्रॉब्लम ये होती है जो भी लोग मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं वो अपने थॉट्स को चेंज नहीं करना चाहते, उनके अंदर एक रेजिस्टेंस आ जाता है। मान लीजिए मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे बात करूं कि एक छोटा सा गांव के बीचों बीच एक तालाब है, उसमें आपने एक बार पूरे गांव वालों ने मिलके बोर करके किसी तरह करके उस पूरे तालाब को भर दिया। लेकिन उसमें उस तालाब में कहीं से भी नया पानी आने का सोर्स नहीं है, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बारिश से या गांव की नालियों से धीरे धीरे करके पूरा पानी मटमैला हो गया। तो अगर वो पानी मटमैला हो गया
तो क्या वो इस लायक रह गया कि आप उसमें पानी पी सकें, जानवरों को नहला सकें या कोई भी नई एक्टिविटी उस पानी के साथ कर सकें? यहाँ तक कि उस पानी से दुर्गंध उठने लगेगी, लोग उसके पास जाने से बचने लगेंगे, लोग उस पानी से दूर ही रहेंगे। तो ठीक ऐसे उसी तरह हमारा ये मस्तिष्क है, जब इसमें गलत विचार आने लगते हैं तो वो एक जगह जाकर के ट्रैप हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जो भी लोग मेंटल हेल्थ डिजीज से जूझ रहे होते हैं वो नए थॉट्स लेने से मना कर देते हैं, तो या फिर नए थॉट्स लेते हैं तो भी नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर ज्यादा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो डिप्रेशन से सफर कर रहा है तो उसके इमोशंस नेगेटिव हैं, वो अपने सिवा बाहर की दुनिया को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा, वो सिर्फ को एज अ होल एंटिटी मानकर चल रहा है। और अगर वो खुद को ही सर्वे सर्वा मान रहा है तो बाहरी दुनिया से तो आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं ये मान लूं कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं तो उसके बाद फिर मैं किसी दूसरे की बात सुनने का कोई पॉइंट ही नहीं रह गया। मैं तभी किसी दूसरे की बात को ग्रहण कर सकता हूं जब मैं उसके प्रति एक तरह का सम्मान का भाव रखता हूं, तभी मैं उस व्यक्ति को गौर से सुन सकता हूं। तो अगेन जब हम इस तरह की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, मेंटल हेल्थ का मतलब वो व्यक्ति नए थॉट्स को लेने से रजिस्ट कर रहा है। उस व्यक्ति के ठीक होने का सिंपल सा रास्ता है कि उसके दिमाग में नए थॉट्स जाएं। अब वो कैसे जाएं? वो किसी मूवी को दिखाया जाए, वेब सीरीज दिखाई जाए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाए, कुछ अच्छी किताब या नॉवेल पढ़ने के लिए थोड़ा फोर्स किया जाए, थोड़ा पुश किया जाए कि आप थोड़ा अच्छी कोई बुक है ये भी पढ़ो, इसे कंप्लीट करो। आप ऐसे टास्क दे सकते हैं कि ये बुक कोई व्यक्ति नहीं पढ़ना चाह रहा, मान लीजिए आपका बच्चा है, आपका कोई पार्टनर है, वो किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो आप उसे कोई बुक दे सकते हैं ये कह के कि मुझे इस बुक की थोड़ा समरी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है। शुरुआती दौर में आप 2 पेज 3 पेज का आर्टिकल दे सकते हैं कि आर्टिकल पढ़ लो, इसकी समरी या जिस्ट मुझे बता देना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप इस तरह करके वो पेज दे सकते हैं, तो जब सामने वाला व्यक्ति कुछ तो नया रिसीव करेगा। मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ भी नया ब्रेन में जाने से ये लोग प्रिवेंट करते हैं और जो पुराना है उसी को बैठ के घुमाते रहते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन वही बार बार आप घुमाएंगे जिसमें कोई बेस नहीं है तो आप अपनी ही तरह की एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं और वही आपकी एक साइकोलॉजिकल वर्ल्ड हो जाता है और आप उसे प्रिजर्व करते हैं। जैसे कुछ लोग अपने दुख को अपने साथ लेकर के चलते हैं, जब भी उनसे पूछो वो तैयार रहते हैं ये बताने के लिए कि मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ। तो ठीक उसी तरह मेंटल हेल्थ जिन लोगों को होता है, लोग कई बार उस बीमारी को पकड़ने लगते हैं कि मेरे साथ तो ये बहुत बुरा हुआ। तो उस बुराई को छोड़ने की जरूरत है, जो होना था हो गया, आगे को फोकस करिए। तो ठीक उसी तरह लोग जो मेंटल हेल्थ जो पेशेंट्स हैं वो इन थॉट्स को पकड़ के बैठ जाते हैं और अपनी ही एक साइकोलॉजिकल दुनिया क्रिएट करते हैं और उस साइकोलॉजिकल दुनिया को पूरी दुनिया से बचा करके रखते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा बहुत खास है जो औरों के पास नहीं है, जबकि इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो अगेन ऐसे लोगों को ट्रीट करना है तो सबसे पहले उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। अब ये कैसे करना है, इसके लिए अलग अलग वेज हैं, आप देख सकते हैं। ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगेन ये लगभग पूरी दुनिया में 100 में से एक व्यक्ति को होता है। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत रेयर डिजीज है, ये आसानी से नॉर्मली पर्सन को नहीं होती है। जनरली इसके लक्षण आपकी टीनेज खत्म होने के बाद या लगभग 30 की उम्र के आसपास दिखते हैं। लगभग मान के चलिए 20, 22, 23, 24, 25 इस एज में इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं और इसमें लोगों को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की जरूरत होती है। इसका सिम्टम्स क्या है? अब यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव मेंटल हेल्थ के कंटेक्स्ट में बात हो रहा है, इसका मतलब अच्छे या बुरे से नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है कि जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो पर्सनैलिटी में एड ऑन है। ठीक है, जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो पर्सनैलिटी में ऐड हो गई। मान लीजिए अननेसेसरी एंगर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ऐड हो गया। डिल्यूजन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि जिन चीजों को, नेगेटिव का मतलब है कि जो चीज आप में
होनी चाहिए थी वो नहीं है। जैसे लैक ऑफ इमोशन और मोटिवेशन, तो यहाँ पर अपोजिट वाला सिस्टम है कि जो चीज आप में होनी चाहिए थी वो नहीं है, और जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो है। तो इस यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इस कंटेक्स्ट में है। तीसरा है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव से मतलब है आपकी सोचने समझने की क्षमता और किसी भी चीज को डिटेल में समझ पाना। अगेन जब हम पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करते हैं, हॉलेसिनेशंस, हॉलेसिनेशन का क्या मतलब है, जो चीज नहीं है आपके आसपास वो आपको दिखाई दे रही है। अब मान लीजिए मैं ऐसे खड़े होकर बात करने लगूं, देखने वाले को दिखेगा यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है वो एक इमेजिनरी पर्सनैलिटी बना लेता है और उस इमेजिनरी पर्सनैलिटी से प्रॉपर बात करने लगता है, और वो एक इंटरेक्शन हो जाता है, और वो इंटरेक्शन सिर्फ उसके साइकोलॉजिकल लेवल पर घटित हो रहा है। इसीलिए कई बार आपको दिखेगा कि कोई व्यक्ति बंद कमरे में बड़बड़ा रहा है, बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, अकेले में वो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अभी मैंने बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया में लोग बाहरी दुनिया से अपने थॉट इमोशन को बचा करके रखते हैं। तो जब वो अपने थॉट इमोशन किसी को नहीं बताते हैं तो वो एक अपनी इमेजिनरी दुनिया क्रिएट करते हैं, उसमें एक एक्स पर्सन बना लेते हैं और उसमें ही बात करते रहते हैं और उसी से खुश होते रहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इमेजिनेशन बना ली कि यहाँ पर चुन्नी खड़ी है या बिल्लू खड़ा है, मैंने कोई भी एक ऐसा इमेजिनरी पर्सन बना लिया और अब मैं उससे बात कर रहा हूँ कि आज मेरा दिन ऐसा गया, ये ऐसा हुआ, मैं क्या करूंगा फ्यूचर में, जो भी बातचीत मैं कर रहा हूँ। और लेकिन जो मैंने बोला इसका रिलेवेंस है, लेकिन अब मैं जो बिल्लू से बातचीत करूं बिना सिर पैर की, तो फिर वो एक हॉलिसिनेशन है। इसीलिए अगर पॉसिबल है तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को प्रमोट करना चाहिए कि वो डेली डायरी लिखें, और जो भी उनके साइकोलॉजिस्ट हैं, पेरेंट्स हैं, या जो भी उनको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, वो लोग उस डायरी को पढ़ें लेकिन बिना पेशेंट को बताए, जिससे कि उन्हें एक आइडिया मिल पाए कि ये किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं और उन्हें किस तरह के सोशल सपोर्ट या फिर किसी तरह की हेल्प की या काउंसलिंग की जरूरत है। तो हॉलुसिनेशंस में आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखाई देती हैं, आप उनसे बात करते हैं, वो आपको प्रॉपर सुनाई देती हैं, जैसे आपके मन में ही कोई आवाज आना, है ना, कोई आपको बोल रहा है, जैसे आपको कोई बोल रहा है कि ये काम कर दो कर दो कर दो, मान लीजिए कुछ नहीं है, आपका मन ऐसे ही कोई खड़ा है, आपका पीछे से लग रहा है कोई बोल रहा है कि धक्का दे दो धक्का दे दो, आपने उसे पुश कर दिया बिना मतलब के। तो यहाँ पर क्या है, हॉलुसिनेशन का मतलब जो नहीं है वो आपको सुनाई भी देता है और वही आपको महसूस होने लगता है। डिल्यूजन्स, डिल्यूजन का मतलब ये है कि आपके आसपास की जो दुनिया है वो सच्चाई में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप अपने आप को भ्रम की स्थिति में रखते हैं। जैसे इन अ सिंपल टर्म्स, अगर एक नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन एक सपना देखेगा तो वो ये देखेगा कि ठीक है, मान लो मुझे एक फ्लैट लेना है, तो उस फ्लैट लेने के लिए उसकी ये कॉस्ट है, मुझे इतना पैसा जरूरत होगी, मैं अभी इतना अर्न करता हूँ, मेरी फ्यूचर कैपेबिलिटी इतनी है, मेरा पोटेंशियल इतना है, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ ऐसे। लेकिन अगर एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट से बात करेंगे तो रैशनल आदमी बात करते समय झल्ला जाता है, क्योंकि वो रैशनलिटी से नहीं बात कर रहे, वो अपने डिल्यूजन से बात करते हैं कि ठीक है, मैं तो 10 करोड़ का घर ले लूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, मैं 1 महीने बाद वहां रहने लगूंगा, 1 महीने बाद मैं वो करूंगा। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि 1 लाख कितना है, 1 CR कितना है, भले ही वो पढ़े लिखे हों, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर लेंगे क्योंकि वो उनके डिल्यूजन में है। और कई बार जो लोग रैशनल लोग हैं वो उनसे लड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि वो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं ड्यू टू डिल्यूजन एंड हॉलुसिनेशन। तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए बहुत सेंसिटिविटी के साथ काम करना पड़ता है। साथ ही डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच, कभी कभी बात करने पे जबान लड़खड़ाएगी, वो जो सोच रहे हैं उसका कोई पैटर्न नहीं होगा, कभी भी कुछ भी कहीं भी कर देंगे। और भविष्य की कोई भी बात, जैसे मान लीजिए उनको एक भ्रम हो गया कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो क्योंकि उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग नहीं है, बस उन्होंने किसी चीज को पकड़ रखा है कि मेरा हो जाएगा, उन्होंने रिलेशनशिप बना लिया। इसीलिए कहते हैं कि इमेजिनरी रिलेशनशिप ना बनाएं। आजकल एक इंस्टा पर चलता है
कि जो लड़की बिना आपको जाने करवा चौथ रख सकती है, वो बिना आपसे मिले आपका श्राद्ध भी करा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये इन टर्म्स ऑफ आजकल ये हॉलोसिनेशन वाला स्टेज है कि आप किसी को जानते नहीं, आप किसी से मिले नहीं, बट आप इमोशनली किसी पर क्लेम कर रहे हैं अपना। तो ये भी एक तरह का हॉलोसिनेशन है, मे बी सम काइंड ऑफ डिजीज और मे बी सम काइंड ऑफ टेम्परेरी हॉलोसिनेशन और समथिंग एल्स। क्योंकि आपके पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी चीज पता नहीं है, बट यू आर क्लेमिंग समथिंग एल्स, देन इट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो अगेन हॉलोसिनेशन, डिल्यूजन, इसमें सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे किसी के साथ जाने को तो आपके पास एक कैलकुलेशंस होंगे कि आप फ्यूचर को किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। लेकिन आपके पास फ्यूचर का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है और आप प्रेजेंट में कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, डिल्यूजन है। अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव है तो ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग है। अगेन हमेशा ये लोग डरे रहते हैं, इनके जो विचार हैं वो ऐसे होते हैं कि इधर उधर बिखरे से होते हैं, और हमेशा इनमें एक डर की भावना रहती है, ये अकेले सरवाइव नहीं कर पाते, इसीलिए इनको हमेशा कोई चाहिए होता है, कोई इनके साथ रहे, इनके मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, हस्बैंड हो, या हाँ बॉयफ्रेंड नहीं बोल सकते, तो मतलब किसी न किसी व्यक्ति का इन्हें सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है। ये लोग कहीं ना कहीं डरते हैं किसी भी अकेली जगह पर रहने से, सरवाइव करने से। ये बेसिकली मोस्ट नोटिसेबल सिम्टम्स हैं। ये थे पॉजिटिव सिम्टम्स। अब हम आते हैं किस पे, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स पे। फ्लैट इफेक्ट ये होता है कि इनमें किसी भी तरह का इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होता है। इन्होंने किसी चीज पर क्लेम तो कर दिया, लेकिन उसके लिए इनके मन में किसी तरह के इमोशन नहीं है। अगर आपने किसी एक्स पर्सन पे क्लेम किया तो आपके पास इमोशंस होंगे, लेकिन यहाँ पर जीरो इमोशंस हैं, तो सिचुएशन यहाँ पर नेगेटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में इनसे इमोशनल की होने की उम्मीद मत करिए, और अगर आप ऐसे पेशेंट पे इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ वो इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर सकते, उनके सोचने का तरीका थोड़ा रिजिड है, वो इमोशंस को वैसे उस ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, या उनमें वो इमोशंस नहीं है, जो भी आप कह सकते हैं। ऐसे लोग सोशल लाइफ और एक्टिविटी से खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कनेक्शन ये लोग तोड़ लेते हैं, और बाहरी लोगों से ना मिलना पसंद करते हैं ना इंटरेक्ट करते हैं। जो मैंने अभी पहले बताया कि वो एक तरह की अपनी दुनिया बना लेते हैं, डिल्यूजन वाली दुनिया, और उसी में रहना ये पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको चीजें पता चलेगी, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इसका कैलकुलेशन कितना है। तो हर एक चीज आपको फिर सोसाइटी में रहने पे प्रॉपर वे में समझ में आती है। लेकिन अगर आप अपनी ही एक दुनिया बना करके उसमें कैद हो जाएं और बाहर की दुनिया से मिलने से मना कर दें, तो आप एक अपने ही कल्पना जगत में चले जाएंगे। तो अगेन यहाँ पर इसीलिए ऐसा होता है कि जो सोशल एक्टिविटी और लाइफ से है, पूरी तरह से विड्रॉल देखने को मिलता है। अगेन किसी भी तरह की प्लानिंग करने को या टास्क को कंप्लीट करने में इनको प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने कहा ना, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड बिहेवियर, किसी चीज को प्लान करके उस तक नहीं पहुंचना है, ये बस कुछ भी सोच लेते हैं, वो कैसे पूरा होगा नहीं पता, और छोटे छोटे टास्क को भी कंप्लीट करने में दिक्कत आती है। साथ ही जो मेमोरी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती, छोटी छोटी चीजें ये लोग भूल जाते हैं। अगर ये ऐसे जा रहे हैं, आपने कोई बात बताई, हो सकता है 1 मिनट बाद पूछें कि आपने क्या बताया था। इन जनरल नॉर्मल ह्यूमन के साथ भी होता है, क्योंकि तब ये होता है जब आपका उधर अटेंशन ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे क्या है, मेमोरी पावर कम होने लगती है। और इन सिम्टम्स की प्रॉब्लम ये है कि इनको ट्रीट कर पाना बहुत मुश्किल है। इनका कोर और सेंटर बस एक ही है कि इनको किसी एक्टिविटी में इंगेज करिए जहां पर ये नई चीजों से लगातार इंटरेक्ट करें। और आज के जमाने में थोड़ा आसान ये है कि आप ऑनलाइन किसी ग्रुप में इंटरेक्ट करने के लिए दे सकते हैं। वर्तमान में भारत में अभी इस तरह की सुविधाएं नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल हैं।
वेस्टर्न कंट्रीज में पीयर प्रेशर ग्रुप होते हैं, अलग अलग समूह होते हैं, लोग शाम को जाते हैं, बैठते हैं, आपस में अपनी बातों को साझा करते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड मेंटल सपोर्ट सिस्टम इंडिया में अभी उस तरह की व्यवस्था नहीं है। हो सकती है भविष्य में आएगी, जब वो एक किसी इंटरप्रेन्योरशिप फॉर्मेट में होगी कि कम्युनिटी के लेवल पर एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। तो अभी भारत के पास वो सिस्टम नहीं है, तो आप ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और उन चीजों को समझ सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट रीजन है अब तक अननोन है। इसका ये क्यों हुआ, स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है, इसका रीजन अननोन है, जो कि अब तक पता नहीं है। जेनेटिक्स का एक बड़ा रोल होता है। अगेन ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। साथ ही अगर किसी तरह का लोग ड्रग एब्यूज करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसका अल्टीमेटली नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। इसका कोई एक सिंगल कॉज नहीं हो सकता, कई कॉज मिलाने के बाद इस तरह की डिजीज सामने उभर कर आती है। अगेन इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट यही है कि आप मेडिकेशन प्रॉपर लें और अगर पॉसिबिलिटी है तो किसी को थेरेपी ज्वाइन कराएं। कई बार लोगों को लगता है हम काउंसलिंग कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट क्या है, एक पूरा चार्ट बनाते हैं, एक पूरा आपके बिहेवियर और पैटर्न को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो अपने सजेशंस देते हैं और उसी हिसाब से थेरेपी करते हैं। अगेन कुछ एंटीसाइकोटिक्स दिए जाते हैं जो उस बीमारी को खत्म नहीं करते, वो उस बीमारी को सिर्फ रोकने का काम करते हैं। इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स, ऐसा नहीं है, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, बहुत से ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स रहे हैं जो मेंटल असाइलम में लंबे समय तक रहे हैं। मैंने एक 42 ईयर्स ओल्ड विमेन की बुक पढ़ी थी। उसने अपनी उस बीमारी के ड्यूरेशन में उसे जो जो महसूस होता था स्किज़ोफ्रेनिया से में, वो 3 साल तक उस बीमारी में रही, लेकिन फिर उस बीमारी से बाहर आई। तो उम्मीद रखनी चाहिए, चीजें हो सकती हैं। उस बीमारी से बाहर आने के बाद वो एक राइटर बनी। उसने उस किताब में उन सारी डिटेल्स को लिखा कि जब उसे पहली बार अस्पताल में ले जाया गया, और वो अस्पताल में कब गई, क्योंकि उसमें सुसाइडल टेंडेंसी थी, उसने कोई दवा खा ली, मतलब मरने के लिए उसने कोई दवा खाई, उसकी वजह से वो बेहोश हो गई। जब इमरजेंसी आई, उसको लेके हॉस्पिटल गए, वो बच गई। 2 या 3 दिन बाद जब उस महिला को होश आया तो वो अस्पताल में लेटी हुई थी, और जब उसने आंख खोली तो उसे लगा कि शायद वो हेवन आ गई है, कहाँ, स्वर्ग लोक में आ गई है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको अगले 1-2 घंटे में महसूस हुआ कि जो उसके सिर के ऊपर जो बल्ब जल रहा है वो कहीं स्वर्ग का पता ना होकर के किसी अस्पताल का पता बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों से, जो नर्स थी जो उसका ट्रीटमेंट रखती थी, धीरे धीरे जब वो रिकवर हुई तो उसने बताया कि उसे किस तरह की इमेजिनेशंस होती थी, क्या चीजें दिखाई देती थी, क्यों उसे हमेशा ऐसा कई बार लगता था वो एक कमरे में खड़ी है तो वो कमरा घूम रहा है, इस तरह की सिचुएशन। डर क्यों लगता है, क्योंकि रियलिटी आपको पूरी तरह से पता नहीं है, रियल पिक्चर आपके पास नहीं है। तो उस महिला की वो किताब मैंने पढ़ी अच्छे से। तो ऐसे भी पेशेंट्स हुए जो स्किज़ोफ्रेनिया से बाहर आए, लेकिन बाहर आने का एक ही तरीका है, अपने आप को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना। और जो भी लोग पेशेंट्स के आसपास हैं, इवन फैमिली मेंबर हो, इवन सोसाइटी हो, इवन डॉक्टर हो, बहुत मुश्किल है कि आप ऐसे पेशेंट्स को समझा पाएं या किसी नई एक्टिविटी में इंगेज कर पाएं, क्योंकि इनमें टेंडेंसी होती है अगेन अपनी ही चीजों को पकड़ के बैठे रहने का। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोगों का किसी एक खास चीज के प्रति लगाव होता है, वो उसे नहीं छोड़ते, दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, पर जिस व्यक्ति ने उसको होल्ड किया है उसके लिए उस चीज की इमोशनल वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो डिल्यूजन वाला जो स्टेट है उसका वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए उनसे उस चीज को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल होने लगता है। अगेन सोशल सपोर्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमें इस तरह के सोशल सपोर्ट धीरे धीरे बनाने में, मतलब सोसाइटी में हम इस तरह की कम्युनिटी के लेवल पर एक सपोर्ट सिस्टम बना पाएंगे जिससे हम मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की मदद पहुंचा पाएं। अगेन स्किज़ोफ्रेनिया का जो भी है
वो पूरी बीमारी ट्रीट हो सकती है, भले ही इससे आने में, रिकवर होने में समय लगे, लेकिन ट्रीटमेंट प्रॉपर किया जाना जरूरी है। अगेन, अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन प्रोसेस में है, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, उसे कोई बीमारी होती है, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है, उसे ठीक करने का तरीका है कि उसे अलग अलग तरह की बुक्स दी जाएं, जिसे वो पढ़े, उसकी छोटी छोटी समरी बनाए। उससे क्या होगा, उस प्रोसेस में उस बच्चे के ब्रेन में नई नई इंफॉर्मेशन चली जाएगी। अलग अलग इंटरव्यूज दिखाना या अलग अलग चीजें दिखाना, मतलब उससे क्या है, आप खराब पानी, मान लीजिए एक बाल्टी में खराब पानी है और आप नल चला दीजिए, लगातार जब नया पानी जाएगा तो एक समय के बाद वो पूरा जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाएगा और बाल्टी में सिर्फ साफ पानी बचेगा। तो अगर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ट्रीट करना है और वो व्यक्ति पढ़ सकता है, तो उसे लगातार नई चीजें पढ़ाते रहिए, उसके बारे में आप पूछते रहिए, तो हो सकता है कि वो पेशेंट जल्दी रिकवर कर पाए। अगेन, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उम्मीद बनाए रखना चाहिए। और साथ ही जितना जल्दी इसको डायग्नोस कर लिया जाए उतना ज़्यादा पेशेंट के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि जितना देर से सिम्टम्स सामने आते हैं, डायग्नोसिस में देर होती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगेन, इस पूरी सेशन को अगर मैं समअप करूंगा तो स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें थोड़े डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड बिहेवियर होता है, डिल्यूजनल बिहेवियर होता है, हॉल्यूसिनेशंस होते हैं, और इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपने आप को नए थॉट्स से इंट्रोड्यूस करें, नई जगह जाएं, नए लोगों से मिलें, नई किताबें पढ़ें, और धीरे धीरे इन्हीं सब माध्यमों से अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इसके अलावा पॉसिबल है तो प्रोफेशनल हेल्प लें, दवाइयाँ समय पे लें, और साथ ही ऑनलाइन सोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं, एनजीओज जो मदद कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के, उनसे कांटेक्ट करना, उनसे बात करना और अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करना। इससे थोड़ा आपको जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी, जिस भी व्यक्ति को आपके आसपास है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी क्या है, कैसे इसको डायग्नोस करना है, इसके सिम्टम्स जब दिखें तो कब डॉक्टर से मिलना है, और आपको इस पूरे सिम्टम्स को लेकर के एक इंसाइट जनरेट हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।